हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष में कितना क्षेत्र पैदा होता है, यानी अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की क्षेत्र का सूत्र क्या है वो हम कल जान चुके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निरक्ष में कितना क्षेत्र पैदा होता है। निरक्ष किसे कहते हैं? अक्ष को छोड़कर जो भी है उसी को निरक्ष कहते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है, जिसका मध्य बिंदु सी है। माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु सी है। सी से आर दूरी पर, सी से आर लंबवत दूरी पर, आर लंबवत दूरी पर इसकी निरक्ष में कोई बिंदु P है जहां हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना था। कल हमने क्या करा था? अक्ष में, अक्ष ये होती है और अक्ष को छोड़कर जो भी होता है उसको बोलते हैं निरक्ष। और आज की जो निरक्ष है वो लंबवत दूरी पर है। ये सब हर जगह ये पॉइंट क्या है? निरक्ष का बिंदु है, लेकिन हम ये वाला केस लेके चलेंगे। एक बार दोबारा सुनो। माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु सी है। सी से आर लंबवत दूरी पर इसकी निरक्ष में कोई बिंदु P है जहां हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। पहले इतनी थोड़ी लिखते हैं। माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। इसका मध्य बिंदु सी है, इसका मध्य बिंदु सी है। सी से ध्यान दो, आर लंबवत दूरी पर, आर लंबवत दूरी पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सी से लंबवत दूरी, आर लंबवत दूरी पर इसकी निरक्ष में कोई बिंदु P है जहां हमें क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है, इसका मध्य बिंदु C है। C से आर लंबवत दूरी पर इसकी निरक्ष में कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। प्रोसेसिंग समझेंगे। कल ही मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि अगर कोई सिंगल आवेश होता है, एक आवेश है हमारे पास पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश, ये अपने से आर दूरी पर, अपने से आर दूरी कहूँ या कुछ भी दूरी कहूँ, आर का मान x भी हो सकता है, p भी कुछ भी हो सकता है, यानी अपने से कुछ दूरी पर कोई आवेश अपने से कुछ दूरी पर इतना क्षेत्र पैदा करता है। क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला है ये 1/4πε0 के क्यू बटे इस दूरी का स्क्वायर। ये दूरी कुछ भी हो सकती है, इस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी का स्क्वायर। बात को समझो, आवेश से बिंदु तक की दूरी का। हमारे द्विध्रुव के अंदर क्या है? हमारे द्विध्रुव के अंदर दो आवेश है, एक आवेश माइनस का और एक आवेश प्लस का। हम क्या निकालना चाहते हैं? P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर निकालना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो जरा गौर फरमाओगे सब बच्चे, यहाँ पर प्लस का क्यों आवेश भी क्षेत्र पैदा करेगा और यहाँ पर माइनस का क्यू आवेश भी क्षेत्र पैदा करेगा। तो हम सबसे पहले प्लस के क्यू के कारण क्षेत्र निकाल लेंगे, फिर हम माइनस के क्यू के कारण क्षेत्र निकाल लेंगे। दोनों क्षेत्रों को सदिश विधि से जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाना है। एज सिंपल एज, बड़ा इजी है। पहले आवेश के कारण क्षेत्र निकाल लेंगे, दूसरे आवेश के कारण क्षेत्र निकाल लेंगे, दोनों क्षेत्रों को वेक्टर विधि से जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, P पर वैद्युत क्षेत्र। अपने आप से पूछो क्षेत्र निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर। ई की जगह आएगा E1 वेक्टर, बिकॉज ऑफ हमारे पास दो आवेश है, तो पहले आवेश के कारण E1 पैदा होगा, दूसरे आवेश के कारण E2 पैदा होगा। अब Q का मान तो Q है, दोनों आवेशों का मान Q है, और दूरी क्या है? किस आवेश के कारण निकालने हैं? प्लस Q आवेश के कारण। तो प्लस Q आवेश से बिंदु तक की दूरी, प्लस Q आवेश से बिंदु तक की दूरी तो ये है,
प्लस क्यू आवेश से बिंदु तक की दूरी है बीपी। प्लस क्यू आवेश से बिंदु तक की दूरी कितनी है बीपी, तो यार यहाँ पे आएगा बीपी का स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला आ गया E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे, अब हमें चित्र से बीपी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बीपी की वैल्यू निकालने सब बच्चे एक बार बोर्ड पे देखेंगे। हमने छोटी क्लासों में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। हमने छोटी क्लासों में क्या पढ़ा था दोस्त? पाइथागोरस प्रमेय। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है तो ये भुजा होती है लंब, ये भुजा होती है कर्ण और ये भुजा होती है आधार। अगर हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए तो कर्ण बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर होता है √ऑफ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जरा गौर से देख लेंगे सब बच्चे। हमें चाहिए बीपी की वैल्यू यार, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? बीपी की, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पूरा विद्युत द्विध्रुव कितनी लंबाई का होता है? 2l लंबाई का। क्योंकि C इसका मध्य बिंदु है तो यार इधर कितनी डिस्टेंस बचेगी? l। हमें ये l पता और हमें ये r पता, ध्यान दो, हमें l पता और r पता। और ये ट्रायंगल कैसा बन गया? परपेंडिकुलर ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं तो हमारा कर्ण कितना है, हमारी तिरछी भुजा कितनी है? हमारा कर्ण है बीपी। तो बीपी बराबर आ गया √ऑफ लंब होती है खड़ी हुई भुजा तो r² प्लस आधार कितना है l, तो हमारे बीपी की वैल्यू आ गई यार √ऑफ r² प्लस l²। निकालना आ गया। तो हमारी ये डिस्टेंस कितनी निकल के आई फॉर्मूले से? r² प्लस l²। क्लियरिटी आ गई। तो बीपी की वैल्यू हमारी आई √ऑफ r² प्लस l²। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो √ऑफ r² प्लस l²। और दोस्त जरा ध्यान देंगे बीपी का भी स्क्वायर है तो हमारा E1 की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे, ये वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। जैसे मान लो √2 है तो इसका वर्ग करेंगे तो केवल 2 आएगा, वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। तो यहाँ से वर्गमूल कट गया तो हमें वैल्यू मिली r² प्लस l², समीकरण नंबर 1। r² प्लस l² समीकरण नंबर 1। ये क्या है? ये प्लस क्यू आवेश के कारण P पर उत्पन्न होने वाले क्षेत्र की वैल्यू है। लेकिन क्योंकि क्षेत्र एक सदिश राशि है तो केवल मान से काम नहीं चलेगा, तो हमें इसकी दिशा भी निकालनी पड़ेगी। और दिशा निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जिस बिंदु पर आप दिशा निकालना चाहते हो वहाँ पर किसी धनावेश को एज्यूम कर लो। ऐसा मान लो कि वहाँ पर कोई धनावेश रखा हुआ है, उस धनावेश का नाम क्या होता है? परीक्षण आवेश। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया, मान लिया कि यहाँ परीक्षण आवेश है, तो ये कैसा आवेश है? प्लस का। ये कैसा आवेश है? प्लस का। प्लस वाला प्लस को क्या करता है? प्रतिकर्षित। तो इसी डायरेक्शन में इस पर एक फोर्स लगाएगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की। दोबारा सुनो, धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही क्षेत्र की दिशा होती है। अगर मुझे P बिंदु पर क्षेत्र निकालना है तो उसका एक ही तरीका है कि P बिंदु पर ऐसा मान लो कि वहां पर धनावेश रखा हुआ है, तो तुम्हारा वाला धनावेश इस बड़े धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, यानी बाहर की तरफ को बल लगाएगा। तो क्षेत्र की दिशा आ गई B से P की ओर। ये हमारा E1 वेक्टर आया B से P की ओर। तो दिशा क्या है हमारी? दिशा B से P की ओर। यहाँ तक की बात क्लियर? हमें करना क्या था? हमें दोनों आवेश के कारण क्षेत्र निकालना था। फिलहाल हमने किसके कारण निकाल लिया? प्लस क्यू के कारण। तो नेक्स्ट पड़ाव क्या है? माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर क्षेत्र, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर क्षेत्र। फॉर्मूला दोस्त वही है। क्या फॉर्मूला है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे r²। तो E की जगह आ जाएगा दोस्त E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू की जगह क्यों आएगा? मैंने कल भी बताया था लास्ट वीडियो में कि माइनस चिन्ह नहीं लेते। कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरा आवेश तो माइनस क्यू है तो माइनस क्यू क्यों नहीं ले रहे? अरे दोस्त, माइनस और प्लस अदिश राशियों में होता है, सदिश में तो डायरेक्शन होती है, इसलिए वो डायरेक्शन में चला जाएगा। इसलिए हम केवल वैल्यू की बात करेंगे। तो क्यों और दूरी कितनी है इस आवेश से बिंदु तक की दूरी? तो यार ये AP, ये डिस्टेंस, इसका नाम क्या है? AP, और AP का स्क्वायर। आगे चलते हैं। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यों बटे, जरा गौर फरमाओ, ये डिस्टेंस भी कितनी है? L, ये भी कितनी है? R। ये भी कैसा ट्रायंगल है? समकोण त्रिभुज। जैसे उस तरीके से BP की वैल्यू निकाली थी
जब इसमें वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो उसमें करा था पाइथागोरस प्रमेय, तो तुमको ये वाली जो वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी, उसका मान होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू भी कितनी होगी ए पी की, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि ए पी का भी तो स्क्वायर है ना, ए पी की तो वैल्यू अंडर रूट है लेकिन इसका भी तो स्क्वायर है, स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा तो हमारा आएगा E2 बराबर 1/4πε0 के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई E2 की। हमें क्या निकालनी पड़ेगी, अब E2 की दिशा निकालनी पड़ेगी। दिशा निकालने का वही तरीका है कि P बिंदु पर क्या मान लो कि कोई धनावेश रखा हुआ है, हमारा क्या है ऋणावेश, ऋणावेश धनावेश को आकर्षित करता है। तो अब की बार जो डायरेक्शन आएगी E2 की वो डायरेक्शन ये होगी E2 वेक्टर की, किससे, P से A की ओर। दिशा क्या होगी, P से A की ओर, दिशा क्या होगी इसकी, P से A की ओर। ये था हमारा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति थी। हमने क्या कहा, हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पे हमें क्षेत्र निकालना है, तो हमने क्या प्लानिंग करी, हमने कहा कि पहले प्लस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र निकाल लो, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण क्षेत्र निकाल लो और दोनों क्षेत्रों को सदिश विधि से जोड़ दो। तो हमने पहले आवेश के कारण भी क्षेत्र निकाल लिया, हमने दूसरे आवेश के कारण भी क्षेत्र निकाल लिया। अब जो हमारा अगला प्रोसेस है वो है इन दोनों वेक्टरों को, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को, अब हमें E1 और E2 वेक्टर को सदिश विधि से जोड़ना है। तो अब हम नेक्स्ट पड़ाव में सीखेंगे इनको कैसे जोड़ेंगे। चलो शुरू।